नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, हाटी समुदाय के लिए खुशखबरी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है हाटी समुदाय के लिए, ये खुशखबरी है। लोकसभा में विधेयक को मंजूरी मिल गई है। कई सालों से हाटी समुदाय इसकी मांग कर रहा था। आपको बता दें, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है हाटी समुदाय को। आपको बता दें, हाटी समुदाय के लिए ये खुशखबरी का पल, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। लोकसभा में आपको बता दें, विधेयक को मंजूरी मिल गई है। कई सालों से हाटी समुदाय इसकी मांग कर रहा था। उसके बाद लंबी चर्चा के बाद लोकसभा में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाटी समुदाय के लिए खुशखबरी का ये आपको बता दें, ये खबर जनजातीय मंत्री ने, उसके बाद इसमें जो अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा दिया गया है, लोकसभा विधेयक को मंजूरी मिल गई है। जरा सुनिए। हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो वर्षों से सुदूरवर्ती क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्रों में अपने सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रहते आए हैं। यह सीमित क्षेत्रों के लिए यह प्रावधान किया गया है, जिसको हम हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी एक रीजन है, एक क्षेत्र है। उन क्षेत्र में सीमित जो लोग हैं उनके लिए यह प्रावधान है, क्योंकि वो आदिकाल से उन परंपराओं के साथ रहते हैं जो जनजाति चरित्र को प्रदर्शित करता है। और जो मानक इस देश में हम सब ने तय किया है, उस मानक के आधार पर जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए जो हमारे इस सदन में पारित कराने के पहले जो विधियां अपनाई गई, अब जो मोडालिटीज़ है, वो सारे मोडालिटीज़ की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए सदन में लाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमेश रिमटा जी जुड़ चुके हैं, हाटी समुदाय के। रमेश जी, ये लंबे समय से ये जो मांग चल रही थी और ये पूरी हो गई है मांग, हाटी समुदाय के लिए खुशखबरी का क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छी खबर है, खुशखबरी है। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, खासतौर पर चुनाव के दौरान ये कहा गया कि नोटिफिकेशन कहाँ है और ये ठंडे बस्ते में पूरा का पूरा मसला चला जाएगा, 2024 के लिए टल जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी करारा जवाब है जिन लोगों ने इसको नेगेटिव की तरीके से एक नैरेटिव इस तरह से किया कि मोदी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। जबकि हमारा ये मानना था कि एक बार जो प्रतिबद्धता के साथ जो कहा है, जो घोषणा की है, उसको शर्तिया तौर पर 100% वो पूरी होगी। क्योंकि 14 सितंबर को इससे पहले कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला हुआ था, उसमें दर्जा एसटी का दे दिया गया था। केवल और केवल उसमें एसटी समुदाय को एक्सक्लूड किया था, उसमें शामिल नहीं किया था। उनके ही आग्रह पे मैं डिबेट वो देख रहा था जो संसद के भीतर हुई थी, और जिसका जवाब जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा जी ने दिया जी। उसमें एक असम के नवा कुमार सरनिया है, कोकराझार के, उन्होंने निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने एक हवाला दिया था जो राजगढ़ के भीतर अनुसूचित जाति वर्ग की रैली हुई थी। ये वो रैली का वो जिक्र कर रहे थे, जिसमें बाद में उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया था। और एसटी अधिकार संरक्षण समिति जो हमारा दूसरा पक्ष था, जो ये कह रहा था कि हमारे सारे अधिकार एसटी वर्ग के खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमने 14 जातियों की लड़ाई लड़ी थी। इसमें 14 हाटी एक धर्मनिरपेक्ष शब्द है और एक 14 जातियों का एक कबीला है, एक समूह है। उसमें से एसटी को उनके ही आग्रह पर उनका ये कहना था कि हमें इसमें एसटी हमें घोषित नहीं होना है, हमें इसके दर्जा नहीं चाहिए। उनका आग्रह को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से स्वीकार किया। गृह मंत्री जब सोन के भीतर आए थे, पहली चुनावी रैली जब उन्होंने की थी, चुनाव जब घोषणा हुई थी उससे कुछ दिनों के बाद ही, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी कलम से लिख दिया है, किसी भी प्रकार के वो राजनीतिक हो या नौकरियों में आरक्षण हो या उनके
जो एट्रोसिटी एक्ट है उससे किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की गई है, वो बरकरार रहेंगे। लेकिन और जो 1 लाख लगभग 60,000 जो लोग हैं, जिसमें स्वर्ण लोग हैं, उनको ये अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी कह रहा था कि इससे ये होगा वो होगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने धरने प्रदर्शन भी काफी किए, पर जब सरकार ने फैसला किया, जब उनको बाहर किया, उनकी मांग को स्वीकार किया, किसी भी वर्ग का अहित नहीं हुआ है इसमें। जो बात थी वो वाकई ही बहुत पुरानी थी, जैसा आपने शुरू में ही जिक्र किया। जनजातीय क्षेत्र हमारा साथ में लगता है जो सारबाब और सीमा रेखा केवल टॉस में दिया। चुनाव के दौरान हम लोग तो गांव-गांव में गए थे, हमने बहुत बड़ा जन जागरण मुहिम छेड़ी थी। 154 प्रत्याशित हुए, 4 विधानसभा क्षेत्र आते थे, उसमें 2 में सफलता भी मिली। हमने सीधे सीधे सरकार को, तत्कालीन सरकार को हमने समर्थन इस आधार पर दिया था क्योंकि हमारी बड़ी मांग पूरी हुई थी। और वही मांग पूरी हुई जी। यानी रमेश जी, आपके लिए और हाटी समुदाय के लिए, समूचे हाटी समुदाय के लिए एक खुशी का पल है, और इसके आगे आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से ये अभी लोकसभा में ये पारित हुआ है, विधेयक अभी राज्यसभा में जाएगा, एक संवैधानिक प्रक्रिया है क्योंकि संवैधानिक संशोधन इसमें होना था। और ये जो एसपी ऑर्डर है, इसमें ये संवैधानिक संशोधन होता। कुछ राज्य और भी हमारे साथ है, उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, हमारे साथ ही उनका भी हुआ है। और इसके बाद अगला प्रोसेस यही रहेगा कि केंद्र सरकार से जैसे ही मंजूरी के लिए विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, और उसके बाद केंद्र से होता हुआ फिर से राज्य सरकार के पास आएगा। राज्य सरकार ने इसको केवल अपनी जो एक औपचारिकता है वो पूरी करनी है, लेकिन बड़ा काम ये है कि संवैधानिक संशोधन, एक जैसा कि वकील अमित शाह उन्होंने कहा था कि 25 पुश्तों के लिए काम हुआ है, तो हम तो ये कह रहे ये तो पुश्त दर पुश्तों के लिए काम हुआ है। चुनाव तो होते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें बनती और बिगड़ती रहेगी, लेकिन एक बड़ा काम तत्कालीन सरकार ने, भाजपा सरकार, जयराम ठाकुर जी के बहुत आभारी है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के, हाटी समुदाय आभारी रहेंगे। नतीजे जनादेश वो बिल्कुल सर माथे पे है, लेकिन केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, खासतौर गृह मंत्री ने जिस तरीके से हमारे पक्ष को सुना, जो 55 सालों में जो नहीं सुना गया था, एक राजनीतिक प्रतिबद्धता पहली बार दिखाई, उसको पूरा करते हुए चुनाव के दूसरे दिन विधेयक पेश होता है संसद के भीतर, और चर्चा के बाद बहुत अच्छी उसमें मैं सुन रहा था चर्चा में सारे लोग जो हाटी समुदाय के लोग हैं, पहली निगाहें। ठीक है रमेश जी, ठीक है रमेश जी, तो हाटी समुदाय के लिए खुशखबरी का ये पल है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, तमाम जानकारी आपने जनता टीवी पर दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाटी समुदाय के लिए खुशखबरी का पल है, अनुसूचित जनजाति में आ गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली दौरे पर हिमाचल के राज्यपाल आर्लेकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। जी हां, राज्यपाल आर्लेकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें आ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आर्लेकर ने। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिष्टाचार मुलाकात की। नए सीएम प्रदेश को आपको बता दें मिलने की बधाई दी है उन्होंने, और हिमाचल विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है। और नए सीएम को बधाइयां भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस शिष्टाचार मुलाकात में गवर्नर के माध्यम से दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर हिमाचल के राज्यपाल आर्लेकर और हिमाचल विकास की ऊंचाइयों को छुए, ऐसा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सीएम सुक्खू। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, यात्रा के बाद जनता टीवी से उन्होंने खास बातचीत की है, विधायकों के साथ यात्रा में हिस्सा भी लिया। कांग्रेस की विचारधारा के संग बढ़ रही यात्रा, हम सब एकजुट हैं, ये सीएम सुक्खू ने कहा है। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है सीएम सुक्खू ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, 100 दिन पूरे हैं भारत जोड़ो यात्रा के, एक बड़ा संदेश लेकर जो है राहुल गांधी निकले हुए थे, आप भी जो है सर उनसे मुलाकात करके आए? जी, मैं बिल्कुल उनसे मुलाकात करके आया हूं। हम 40 के 40 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के जीते थे, हमारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी और हम सब लोग उसमें शामिल हुए। राहुल गांधी जी की जो यात्रा कांग्रेस की विचारधारा का लेकर जो आगे बढ़ रही है, उसका 100वां दिन है। सब लोगों का, सब वर्गों का सम्मान करने की विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उनसे आज मुलाकात हुई। सर, आज हमने देखा कि तमाम जो लोग थे, तमाम जो नेता थे, हाथ पकड़े एक दूसरे का जो है चलते हुए नजर आए थे। आप भी प्रतिभा सिंह जी का हाथ पकड़ कर चलते हुए नजर आए थे। किस तरीके का संदेश दिया जा रहा है? एकजुटता का संदेश देने की कोशिश वहाँ से की गई? हम एकजुट पहले भी है,
ये तो भाई आप लोग बोलते होंगे, मेरे को तो लगता नहीं कहीं हमारे बीच में कोई मतभेद हो। सर एक अंतिम प्रश्न सर, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर प्रदेश के ऊपर सर कर्जा जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता हुआ नजर आता है। किस तरीके से सर सब तमाम जो आपने योजनाएं रखी थी या फिर कहे कि मैनिफेस्टो में बात रखी तो उसको पूरा किया जाएगा? ये सोचना राज्य सरकार का काम है। सरकार आ चुकी है, ओल्ड पेंशन मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे जो जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, जयपुर। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां बंद होने के घमासान में बीजेपी अब कूद गई है। आपको बता दें, जहां पहले जयराम ठाकुर ने फैक्ट्री बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, अब पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि विवाद को सुलझाने के लिए मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के मुखियों की मीटिंग हुई जो करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में उद्योग विभाग के निदेशक, राज्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक और परिवहन विभाग के निदेशक सहित कई आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों को सीमेंट कंपनियों और ट्रक यूनियनों के साथ मिलकर इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा गया है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया है। जो इस कंपनी के कारण, इस सीमेंट कंपनियों के कारण जो यहाँ रोजगार के अन्य साधन थे, वो सारे साधन भी चौपट हो जाएंगे। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन रहेगा और कि जल्दी से जल्दी इन कंपनियों के प्रबंधकों से बातचीत करके इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। सीमेंट फैक्ट्रियों के मालिक द्वारा दालडा और बरमाणा स्थित दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद करने से उत्पन्न स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम न उठाने के लिए वर्तमान सरकार की निंदा करती है। कंपनी द्वारा दोनों फैक्ट्रियों को बंद करने का निर्णय तानाशाही पूर्ण है। इससे हमारे सोलन और बिलासपुर दोनों जिलों के हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। बैठक होगी सभी सोसाइटीज़ की, 4 लोगों के नाम उसमें सुजेस्ट किए जाएंगे जो कल मीटिंग में जाएंगे और जो भी निर्णय होगा फिर वो अपनी सोसाइटीज़ में आके लोगों को बताएंगे। सीमेंट प्लांट है, ये अडानी ग्रुप ने खरीदा और उसके इन्होंने एक ही दम हमारे को बुलाया और बुलाकर इमीडिएटली इन्होंने एक नया ही फार्मूला जो कि कभी भी हमारे बीच में नहीं था, हिल रेट के और प्लेन के रेट के लिए 6 रुपये 3 रुपये के ऊपर कार्य करने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट डे गेट को बंद कर दिया। लंबी लड़ाई चलेगी तो हम लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार हैं। अगर इसमें हमें पॉलिटिकल स्टेज बनाने की जरूरत पड़ेगी तो इसको अर्की लेवल में पूरे पॉलिटिकल रूप दिया जाएगा और पूरी अर्की की जनता रोडों पे उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ एक ट्रांसपोर्टरों का मसला नहीं है, ये इस ट्रांसपोर्ट जगत से सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि सीमेंट प्लांट बंद होने से कितने लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जरा ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए 2300 ट्रक चालक माल ढुलाई कर अपना परिवार पालते हैं। रोजी रोटी पर इनके संकट है। 20,000 से अधिक लोगों पर। पूर्व सैनिक सभा के 1500 ट्रक ऑपरेट कर रहे हैं। आपको बता दें इस समय प्लांट बंद होने पर 3800 ट्रक ऑपरेटर बेरोजगार हो जाएंगे। जी हां, 3800 चालक, 1500 परिचालकों पर भी बेरोजगारी की तलवार लटक जाएगी। तो बिलासपुर से स्वारक घाट तक करीब 600 मैकेनिक हैं। इनके रोजी रोटी पर संकट है। टायर पंचर का काम करने वालों की रोजी रोटी पर भी खतरा है और इन तमाम लोगों के रोजी रोटी पर गंभीर संकट बरकरार है। हिमाचल में 4 बड़े सीमेंट प्लांट्स हैं। आपको बता दें हर साल कुल 12 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश में और 30% सीमेंट का इस्तेमाल हिमाचल में होता है। जी हां, 30% सीमेंट का इस्तेमाल हिमाचल में होता है और 70% सीमेंट बाहरी राज्यों को सप्लाई किया जाता है। यानी गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में सप्लाई किया जाता है हिमाचल प्रदेश से सीमेंट जो है पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी हिमाचल प्रदेश से सप्लाई होता है। बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल बीजेपी का सुक्खू सरकार पर बड़ा निशाना देखने को मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने तंज कसा है, वादे तब पूरे होंगे जब कैबिनेट गठन होगा। बीजेपी ने तंज कस दिया है, हाई टेम्पो अब लो टेम्पो बनता दिख रहा है। लोगों को एडजस्ट करने में सीएम सुक्खू जुटे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने यह तंज कसा है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिमाचल बीजेपी का सुक्खू सरकार पर यह बड़ा निशाना है। सुरेश कश्यप ने तंज कस दिया है। सुरेश कश्यप ने कहा है कि वादे तब पूरे होंगे जब कैबिनेट का गठन होगा। जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज एक प्रेस नोट जारी किया, उसके ऊपर मैं अब तक का वक्तव्य रख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का ग्राफ जो है वो तेजी से गिर रहा है। अगर उसकी तुलना सेंसेक्स के की जाए तो जिस गति से वो सेंसेक्स चढ़ा था उसी गति से वो सेंसेक्स जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, अभी तक जो है वो मंत्रियों का चयन नहीं हो पाया है और अभी भी एकता के स्वर पर जो है वो कांग्रेस जो है वो एकाएक नहीं हो पा रही है और उनको खुद नहीं पता लग रहा है कि मंत्री किसको बनाना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उत्तम कार्य किया और उसमें जितने भी निर्णय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लिए गए वो जनहित में थे। और जब कांग्रेस ने इसका रिव्यू भी किया तो उसमें उनको लगा कि उनको निंदा का ही सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात देखिए, एसीसी सीमेंट प्लांट और अंबुजा सीमेंट प्लांट में क्राइसिस का एक माहौल चल रहा है। 2000 कर्मचारी जो है वो रोजी रोटी के लिए उतारू हो चुके हैं और 4000 ट्रक ऐसे हैं जिनका चक्का जाम हो चुका है। पर कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो राजस्थान में बैठा है, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा है। उनको हिमाचल से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ एक प्रशिक्षण चल रहा है। राहुल गांधी जी एक प्रशिक्षण दे रहे हैं जिसमें भारत तोड़ो यात्रा का जो है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्दी वो हिमाचल आएंगे, मुझे लग रहा है हिमाचल तोड़ो यात्रा भी यहाँ निकलेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रेम कौशल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपका कैबिनेट गठन नहीं हुआ सर, और बीजेपी ने यह तंज कस दिया है कि वादे तो तब पूरे होंगे जब कैबिनेट आप लोग गठन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे लगता है कि जो पराजय इनकी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है, जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सरकार को नकारा है हिमाचल प्रदेश में, उस पराजय को ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। अभी सरकार गठन की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि पिछली बार जब इनकी सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री को शपथ लेते लेते लगभग 1 महीना लगा था। तो सवाल तो यही है ना सर कि कब तक आप लोग कैबिनेट का गठन करेंगे? कैबिनेट का गठन माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि धर्मशाला में जो सेशन होने जा रहा है उसके तुरंत बाद जो है कैबिनेट का गठन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी समझ नहीं आ रही कि इनको सरकार के गठन को लेकर ये क्यों जल्दबाजी में। ठीक है, ठीक है, आई है, लोगों ने जिम्मेदारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ये लगातार बीजेपी निशाना कसते नजर आ रही है हिमाचल प्रदेश में। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना, खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनता। हरियाणा सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश के किसान बागवानी की खेती करते हुए अच्छी आय हासिल कर रहे हैं। ऐसी मिसाल पेश की है भिवानी के प्रगतिशील किसान सुनील ने भी, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर प्रति एकड़ लाखों का लाभ हासिल किया और अन्य किसानों को भी इस ओर जागरूक कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में किसान लगातार जागरूक होते जा रहे हैं और पारंपरिक खेती को छोड़ते हुए बागवानी अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी मुनाफा है। और कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है भिवानी के प्रगतिशील किसान सुनील ने भी। हरियाणा का किसान अब उन्नत किसान हो चुका है। भिवानी के गांवपुर के अंदर फिलहाल हम खड़े हैं। आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से एक किसान ने ड्रैगन फ्रूट लगा रखे हैं। आप देख भी सकते हैं किस प्रकार का फल है। साथ ही उन्होंने अमरूद की खेती भी कर रखी है। लगातार ये लोग जो है उन्नत खेती करते हैं ताकि मोटा मुनाफा जो है वो कमा सकें और अच्छी फसल जो है लोगों को दी जा सके। हमारे साथ जो यहाँ के किसान हैं सुनील जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जनता टीवी में स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप ये खेती करते हैं और कितना फायदा जो है वो आप ले रहे हैं? देखिए, जो परंपरागत खेती है उसको अगर हम छोड़ दें तो हमने इस जो ज़मीन की कीमत है ना उसका हमने पता ही नहीं है। ये तो जब हम गुजरात गए थे वहाँ जाके हमने देखा लोग इसको बिजनेस की तरह ले रहे हैं। और आपने देखा जैसे ड्रैगन फ्रूट मैंने यहाँ पे लगाया, ये
मैंने 2018 में लगाया था मार्च के अंदर। तो उस टाइम काफ़ी लोगों ने ये बोला भाई ये पता नहीं यहाँ होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने ये पता था भाई ये सिर्फ एक कैक्टस की तरह है और ये ज़रूर होगा यहाँ पे। और अब देखो हम 4 साल हो गए यहाँ से, पर एकड़ मेरा 3 एकड़ में है ड्रैगन फ्रूट का, और पर एकड़ कम से कम भी 4 लाख रुपए पर एकड़ इनकम है इससे। प्रगतिशील किसान सुनील ने बताया कि खेतों से ड्रैगन फ्रूट की सीधी बिक्री होती है और पारंपरिक खेती के मुकाबले इसमें बहुत लाभ है। किसान जो है वो गेहूं की फसल, सरसों की फसल पे लगा हुआ है लगातार, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हालांकि आप अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? आपने अमरूद भी वो लगा रखे हैं और ड्रैगन फ्रूट भी लगा रखा है, और कौन कौन सी जो फसलें हैं आप लगाते हैं जिससे वो भी फायदा उठा सकें? देखिए मेरे पास वैसे तो अगर हम सघन बागवानी करें तो जैसे देखिए अमरूद का पौधा है, यहाँ अमरूद भी ले रहे हैं इसके अंदर, ड्रैगन फ्रूट इसके अंदर है, सब्जी भी खाली जगह इसके अंदर लगा। अगर हम इस पर करना चाहो तो इसके अंदर ही कम से कम भी 4-5 खेती हम इकट्ठी कर सका। हाँ, जो आप खेती की बात कर रहे हो गेहूं की, सरसों की, वो तो हमने पता है भाई कम से कम भी 30-40 हज़ार रुपये की सरसों उसका है, 40 या 50 हज़ार रुपये गेहूँ उसका है। ऐसा टाइम कभी नहीं होगा भाई सरसों 2 लाख की हो गई, गेहूँ भी 2 लाख का हो गया। और इसके अंदर ऐसा जैसे ड्रैगन फ्रूट अब 3-4 लाख रुपये पर एकड़ उतर रहा है, अमरूद है ये भी आप नहीं मान के चलो कम से कम भी 1.5-2 लाख रुपये की इनकम दे रहा है। और जितने बड़े पौधे होते जाएंगे तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में तो हम देखो अभी इतनी जानकारी तो मेरे को नहीं, क्यों अभी नया लगा 4 साल हुए हैं। और जो वियतनाम वगैरह में जो लोगों ने लगा रखा है वो बोलते भी एक पोल आपका 1 साल के अंदर 35 से 40 किलो फल देगा। और अगर हम इसको 100 रुपये किलो भी मंडी में बेच देंगे तो 3,000 रुपये का एक पोल हो गया, और 1 एकड़ में तो 500 पोल लगते हैं तो 15 लाख रुपये तक पहुँच गए हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों को यही कहूँ भाई 3-4 लाख रुपये की पर एकड़ इनकम तो मैं ले रहा हूँ, तो जब भी इसका टाइम आएगा जितना ज़्यादा ये बड़ा होता चला जाएगा तो इसकी इनकम 5 से 8-10 लाख रुपये तक भी पहुँच जाएगी बिल्कुल आराम से। हाँ, ये थोड़ा है हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसके लिए हमने जैसे इंटर क्रॉपिंग करनी ज़रूरी है। गर्मी में टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है, हवा भी कम चला है, तो इसके अंदर फंगस की शिकायत है और इसके अंदर मच्छर मक्खी कीड़ा कोई प्रकोप नहीं है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। वहीं किसानों को और सशक्त बनाने के लिए सरकार भी सब्सिडी मुहैया करा रही है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार कितना जो है आप लोगों का सहयोग करती है, कितना फायदा आप लोगों को करती है, सरकार से कितनी जो सहायता है वो मिल पाती है? देखिए सरकार हर एक चीज़ में, देखो बागवानी में तो इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, हर एक चीज़ पर सब्सिडी भी दे रही है सरकार, तो इसमें मदद कर रही है। अभी 70,000 रुपये इसका पर साल दे रही है, इस पे 30,000 रुपये अमरूद के ऊपर भी दे रही है। लेकिन सरकार तो जरूरत होना है वही बेनिफिट हमने लेना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा जरूरत नहीं है। सरकार तो हर चीज़ में बेनिफिट दे रही है। आप ड्रिप लगवाओ, अब 10 एकड़ का पानी देखो, मैं सारा ड्रिप के द्वारा पौधों द्वारा पानी दे रहा हूँ। मेरा पूरा 10 एकड़ का जो फार्म है पूरा ड्रिप सिस्टम इसके अंदर, सरकार टैंक बनवाती है, ड्रिप के ऊपर सब्सिडी देती है, पौधों के ऊपर सब्सिडी देती है, तो सरकार तो काफ़ी चीज़ में मदद करती है। लेकिन उसके हम पूरी नॉलेज लेकर उसका काम करेंगे तो बेनिफिट हम तभी उठा सका जब हम उसके पूरे मास्टर बन जाएंगे। आज का जो किसान है वो पढ़ा लिखा किसान हो चुका है, केवल परंपरागत खेती को छोड़ करके अब वो दूसरी खेती की तरफ जा चुका है। कुछ लोग और भी यहाँ पर फार्म के ऊपर भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो जी क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से सुनील जी ने ये प्लांट लगा रखा है, इन्होंने ड्रैगन फ्रूट भी, अमरूद भी आप देखने भी आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं आज पहली बार ही सुनील भाई के पास आया हूँ और अच्छा इन्होंने ऑर्गेनिक खेती करके बड़ा अच्छा ये लगाया, फार्म लगाया इन्होंने। और स्पेशली ये मेरे साथी हैं, कुंडरी से आए हैं, इनको दिखाने के लिए, लगाने के लिए लेके आया हूँ भी तू वो चीज़ देख। बिल्कुल, लगातार जो किसान है वो भी एक दूसरे को देख करके सीख भी रहे हैं। जिस प्रकार से सुनील जी ने यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट लगा करके एक नई जो है चलन शुरू कर दिया। हालांकि जिस प्रकार से इनका कहना है कि ये ठंडे प्रदेशों में होता था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर भी लगा करके दिखा दिया कि कोई भी काम किया जाए, मकसद में कोई भी आदमी फेल नहीं हो सकता। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटेजा। It's party time with the Agio Big Bowl Sale. 50 to 90% off on the world's biggest fashion brands. Download the app and shop now.